हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आकाश बढ़ाना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी आपका देख रहे हैं और इसी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, परिवहन और संचार हम लोग देख रहे हैं। तो परिवहन और संचार को हम लोग देखते हुए हमने फ्रांस जो है ये रेलवे लाइनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ चुका। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पर बड़े बड़े विस्तृत आपके रेल मार्ग हैं और इन सब पर हमने आपका बात की कि भाई कहाँ कहाँ पर बड़े रेल मार्ग जो है हमको देखने के लिए मिले। ठीक है, ताकि हम लोग देख सकें। आप देखिए, ऐसे आगे बढ़े, हमने संघ और जो है पैसिफिक जो ओशन है उसके विषय में देखा कि कहाँ कहाँ पर है। अब हम जैसे रूस का देख रहे थे। अगर आप रूस की स्थिति को पढ़ा है और आपने उसको देखा है तो समझ आएगा। रूस का जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक यहाँ तक ये आपकी चलता है और एक बहुत लंबी दूरी तय करता है। ये सेंट से आपका मोरक्को, मोरक्को से कजान, गुटेनबर्ग, टुमीनिया, ओमोस, इधर न्यूआर्टिक ऑन्सक, और यहाँ चिल्ता, और चिल्ता से बरखोरॉक्स, और फिर इस तरीके से तो एक कोने से दूसरे कोने तक ये पहुंचता है। तो ऐसे ही भारत में भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रेलवे लाइन है, लेकिन भारत का छोटा है, क्योंकि जैसे ये सिंगल लाइन है वहां तक, ऐसा क्लियर है। जबकि आप चाइना में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, रूस में देखिए, यूएस में देखिए, कनाडा में देखिए, हम सब देख चुके हैं कि कैसे कैसे ये लोग वहां तक पहुंच रहे हैं और क्या इनकी स्थापना हो रही है, किस तरीके से ये आपके बढ़कर जो है वहां तक पहुंचे हैं। इन सब पर हमको एक एक करके बात करनी चाहिए, क्लियर है। और हमको देखना चाहिए कि आखिर में वहां तक पहुंचते कैसे, क्लियर है। चलिए देख लिया, इतना आप ध्यान दीजिए, क्लियर है। तो इतना हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस। कहाँ देखते हैं? ओरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस के स्टॉकबर्ग, मुखियान, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। तो कहाँ से पेरिस लाइन शुरू हो रही है? इन जगह से होती हुई बुडापेस्ट, ठीक, और इतनी जगह तक ये आपका पहुंचती है। इस एक्सप्रेसवे लाइन में द्वारा लंदन में इस्तांबुल तक यात्रा का समय और समुद्री मार्ग से निकलने वाले 10 दिन की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गए। जहां पर आपका 10 दिन लगते थे, अब मात्र वहां 96 घंटे लगते हैं। सोच के देखिए कि जहां पर आपका 10 दिन लग रहे हैं और वो सफर आपका 3 से 4 दिन में तय हो जाए, कितनी बड़ी बात है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये रास्तों को छोटा ही तो कर रहे हैं, क्लियर है। जो यात्रा है उनको घटा रहे हैं, उनकी सुविधा करा रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो, या किसी माल की आवाजाही के लिए हो, वो सब के लिए क्या है? सुगमता उपलब्ध करा रहे हैं। क्या हो रहा है? सबके लिए जो सुगमता है वो आपकी उपलब्ध हो रही है। किसकी वजह से? इन सब चीजों की वजह से। रेलवे लाइन द्वारा प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी। ये मुख्य रूप से क्या होता है? आपका जो ट्रेडिंग है, जो आपके ट्रेड है, ये आपके ट्रेड होते हैं। इस्तांबुल को बैंकॉक, टर्की की राजधानी है इस्तांबुल, ठीक, और वहां से कहा जा रहा है? बैंकॉक। वाया कहां से होते हुए? ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार को जोड़ने वाली एशियाई रेलवे लाइन का निर्माण का प्रस्ताव है। कैसा है? इस रेलवे लाइन का प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। कैसा है? इस रेलवे लाइन के प्रस्ताव की भी बात की गई। क्लियर है? ये हमको देख लिया। अब ये तो आपने देखा रेल परिवहन।
तो आप देखिए, तो रेल परिवहन कैसा है, उन्नत है, और एक छोर से दूसरे छोर आपका मिलाने के लिए आसानी से उपलब्ध है। और बड़े बड़े हमारे यहाँ क्या है, जो आपका रेलवे लाइन है या रेलवे चीजें हैं, उनका निर्माण हो रखा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रेलवे लाइन का जो वो क्या है और किस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पर ये जो आपकी रेलवे लाइन है ये आपको मिली है, विशालतम वाले क्षेत्र में, यूरोप एशिया वाले क्षेत्र, गौर कर सकते। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से रेलवे लाइन के विकास ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और एशिया के कुछ देश, मतलब जो आपके देश में किस तरह से उन्नत रेलवे लाइन या सघन रेलवे का जाल बिछाकर किस प्रकार से उन्होंने अपनी चीजों को सरल किया। अब आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि 40,000 किलोमीटर लंबी बालका रेलवे लाइन थी, न्यू साउथ वेल्स तक पाई जाती थी। एक कोने से न्यू साउथ वेल्स से कहा जा रही थी, सिडनी पर्थ तक, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाए। ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाए। क्लियर है? आज की तारीख में तो देखिए बहुत सारे माध्यम में आप जल से भी जा सकते हैं। आज की तारीख में प्लेन की सिस्टम बड़ा सरल हो गया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक इसमें मार्गों का निर्माण करना पड़ता है। महामार्गों को एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता दोनों छोरों पर चलना, सुविधाएं हैं। परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग में विभाजित किया जाता है। कैसा होता है? जो समुद्री जल मार्ग है उनमें आपका विभाजित किया जाता है। ठीक, तो अब हम समुद्री जल मार्ग को देखें। सबसे पहले आप देखिए एफिल टावर से साइनो नदी का दृश्य है। एफिल टावर को देखिए। अब आपको बताना है एफिल टावर है कहाँ और वहां कौन सी नदी है, साइनो रिवर का दृश्य है, जो किसी प्रकार नदी का एक महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग को बनाती है। कैसा है? नदी का जो आंतरिक जल मार्ग है उसको वो तय करती है, विस्तृत करती है। क्लियर है? आप देखते हैं बहुत जगह पर बड़ी बड़ी नहरों ने, स्वेज नहर जैसे, पनामा नहर जैसे ने व्यापार को सुगम, सरल और आसान बना दिया है। क्या किया है? सुगम, सरल और आसान बनाया है। क्लियर है? तो ये आपको देखना चाहिए और इन पर आपको बात करनी चाहिए। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। अब देखिए समुद्री मार्ग की बात कर रहे हैं। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाला ऐसा मार्ग प्रस्तुत करते हैं जिसकी कोई रखरखाव की लागत नहीं। कितनी अच्छी बात है कि आप समुद्र में जा रहे हैं, उसकी कोई रखरखाव नहीं, कोई उसका मेंटेनेंस नहीं होता समुद्र का। आपने सुना है कि आप समुद्र में रोड बनाइए कभी, या समुद्र में आपने मेंटेनेंस भरा है या आपने मेंटेनेंस दिया है? ऐसा कभी नहीं होता। समुद्री जहाज द्वारा महासागरों का मार्ग रूपांतरण मनुष्य के पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। महाद्वीप एक दूसरे से महाद्वीप तक स्थलबद्ध लंबी दूरियां, समुद्री परिवहन और अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। कह रहे हैं समुद्री परिवहन वायु परिवहन से सस्ता पड़ता है, यानी कि जो आप एयर से जो आप ट्रेड करते हैं, आप जो वायुयान से जो आप जाते हैं जहाज के माध्यम से, वो महंगा पड़ता है। जबकि आप पानी से जाएंगे, पानी के जहाज वगैरह से, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत, रडार, बेहतर तार, नौवन परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस हैं। शीघ्र ही नाशवान वस्तु के लिए कठोर और टैंकरों को और विशेषीकृत जहाज से नौभार के परिवहन को उन्नत कर दिया है। कंटेनर का प्रयोग विश्व के प्रमुख नौपत्तनों को नौभार से निपटाने का सरल रास्ता बन गया है।
कैसा बन गया है, इन सबको निपटाने का एक सरल रास्ता आपका बन गया है। क्लियर है? महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, ये वो कौन से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हमको देखना। समुद्री मार्ग चित्र 8.9 में दर्शाया गया है। इसमें 8.9 में दर्शाया गया है कि निम्नलिखित पृष्ठों को कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की विवेचना की गई है। कुछ महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो उनकी आपका विवेचना की गई है। जैसे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कैसा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जो मार्ग है मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों में, कितने प्रदेशों में, दो प्रदेशों में, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप से मिलता है। विश्व का 1/4 व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो उत्तरी अटलांटिक कितना होता है, 1/4 भाग व्यापार क्या है, इसी मार्ग से। तो आपको पता होना चाहिए किस मार्ग से हो रहा है, इसी मार्ग से संपन्न हो रहा है। कितना, 1/4। विश्व का चौथा विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा प्रभावित होता है। विश्व का व्यस्ततम परिवहन जल मार्ग है। दूसरे अर्थों में बृहद स्तर पर मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन प्रोत और उन्नत सुविधा उपलब्ध कराता है। कैसा है, जो उन्नत सुविधा है वो भी आपका उपलब्ध कराता है। क्लियर है? ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए, भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, यानी कि जो मेडिटेरियन सी है और आपका इंडियन ओशन है, उससे कुछ ट्रेड होता है। यानी कि जो गल्फ कंट्री हैं, और ये आप कह सकते हैं गल्फ कंट्री जो खाड़ी देश हैं, और एशिया और अफ्रीका के बीच का जो हिस्सा है, पोर्ट सुएज, पोर्ट सईद वाले रीजन की बात मैं कर रहा हूँ, वो इसी का है। तो यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय के रूप में कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरता है। किसी अन्य मार्ग की अपेक्षा यह अधिक देश से लोगों की सेवा प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन की खाड़ी, अदन, बम्बई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग के महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ एक हैं। अंतर्मध्य द्वीपीय से होकर आरंभिक तुलना में सुएज नहर का निर्माण दूसरी समय में अत्यधिक काफी कम है। तो अलग अलग तरफ, अलग अलग स्थिति में ये सारा व्यापार, ये सारा ट्रेड होता है। क्लियर है? तो ये आपने देखा। ठीक, उत्तर मासा अंतरीय महाद्वीपीय, यह व्यापारिक मांग अत्यधिक औद्योगिक और पश्चिमी यूरोप प्रदेश में पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग कोलंबो जोड़ता है। सुएज नहर मार्ग 6400 किमी लंबा है। सोना, हीरा, तांबा, मूंगफली, गिरी तेल, कहवा, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार और मार्ग का यातायात में आपकी जो वृद्धि है वो आपकी रही है। और ये वृद्धि हमको इसमें दिखाई भी देती है कि भाई कितना ट्रेड में हमारा इजाफा हो रहा है, जो ट्रेड है वो कैसे कैसे बढ़ रहा है। और सुएज का जो नहर था 6400 किलोमीटर लंबा, और क्या क्या ट्रेड करता है आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब जो मान लीजिए, अब ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब ये जो हिस्सा इधर वाला जो हिस्सा है, इसको इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, जो संगई और कोलंबो वगैरह है, इनको इधर दिखाया गया। मान लीजिए ये तो हम बात कर रहे थे अदन की खाड़ी वगैरह, ठीक, भूमध्य सागर की।
अगर हम ट्रेड करते हैं या तो हम कहाँ करेंगे, मुंबई, या कहाँ जाएंगे, कराची, या यहाँ आएंगे कोलंबो श्रीलंका में, या फिर कहाँ जाएंगे, कोलकाता, या फिर ऐसे पीछे घूमते हुए हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, आपका सिंगापुर पहुंचेंगे, ठीक। और या पर्थ जो आपका सिडनी के रीजन है, इन पर ट्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, न्यूयॉर्क से हम कहाँ जा सकते हैं, लंदन भी ट्रेड होता है। न्यूयॉर्क से क्या होता है, डरबन, केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका में होता है। इधर कहाँ ट्रेड होता है, रियो डी जनरेडिया, ठीक, बेलम्स वगैरह जो आपके पोर्ट है, इधर होता है। क्लियर है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नहर खुली है जिसका नाम क्या है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर कहाँ है, अफ्रीका और एशिया के बीच में। और पनामा कहाँ है, पनामा आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। पहले अगर मान लीजिए किसी यहाँ के व्यक्ति को अगर यहाँ ट्रेड करना है तो उसको ये रास्ता पार कर कर यहाँ पहुंचना होता था। अब क्या है कि वो सीधा क्या करे कि अगर उसको ट्रेड करना है इस पॉइंट से चले और यहाँ आ जाए। तो कितना रास्ता आसान किया है इन चीजों ने, आप आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है। ये सिडनी का जगह है, होनोलुलु आप जा रहे हैं, वहां से ऑकलैंड जा रहे हैं, मेलबर्न है। क्लियर है। जापान जा रहे हैं, योकोहामा जा रहे हैं, और जापान से वैंकूवर जा रहे हैं, और हर्बल से आप लंदन जा रहे हैं। तो ये ऐसे विश्व के कुछ समुद्री मार्ग हैं जो बहुत व्यस्त है, जिनसे समुद्री मार्ग के माध्यम से ही ट्रेड होता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाए। अब हम पहुंच गए हैं ऐसे ही दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्गों पर। अटलांटिक महासागर को के पार यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। कैसा है, एक समुद्री मार्ग जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों का ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलता है। इस मार्ग में यातायात उत्तरी अटलांटिक की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास की कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल पूर्व में ही ब्राजील, प्लांटा ज्वारनदमुख, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जनरेरियो और केप टाउन के बीच समुद्री मार्ग यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका जैसे उत्पाद एक दूसरे के हैं। ठीक। चलिए बात करते हैं उत्तरी प्रशांत। तो इसमें आपने देखा दक्षिणी में कहाँ कहाँ से हो रहा है, ज्वारनद हो रहा है, रियो डी जनरेडा है, जेनेरियो है, केप टाउन है। इन सारे क्षेत्र से, इन सारे मार्गों से क्या हो रहा है, आपका व्यापार। अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। कहां से, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। विस्तृत उत्तरी प्रशांत मार्ग आर पार के व्यापार द्वारा संचालित होता है। होनोलुलु से मिलने वाले बृहद वृत्त पर स्थित सीधा वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है, वैंकूवर और याकोहामा। तो कहाँ है वैंकूवर और कहाँ है याकोहामा, इस वाले चीज को देखिए। ये है याकोहामा और ये है वैंकूवर। तो ये जो व्यापार वाला है ये कौन सा है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो कौन सा है, ये उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये से कहते हैं। क्लियर हो गया। एक रहेगा आपको कहां से कहां तक है, याकोहामा से वैंकूवर। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो ये एक अपने आप में क्या है, एक रूट है, और उसे कहते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। यानी कि जापान और कनाडा, वैंकूवर कहाँ पड़ता है, ये वैंकूवर पड़ता है कनाडा में, कनाडा का एक पोर्ट है। क्लियर है, कहाँ का पोर्ट है, कनाडा। याद रहेगा आपको इतना।
चलिए देख लिया। अब देखिए, यह है समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पतनों को एशिया और पतनों को जोड़ता है। यह वैंकूवर का एटलिस, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर, याकोहामा, कोम्बो, संगाई, हंगा, मलीना, सिंगापुर एशिया की ओर। तो इस जगह पर ये शहर जाता हुआ और हमको आपका प्रतीत होता है, या कह सकते हैं हमको होता हुआ प्रतीत जाता आता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़े। दक्षिणी प्रशांत समुद्रीय महामार्ग कहाँ का है? दक्षिणी प्रशांत समुद्री महामार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यानी कि वेस्टर्न यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पनामा शहर से होते हुए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा। तो ध्यान दीजिए, पनामा और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और इसके बगल में ही न्यूजीलैंड है से होते हुए पनामा। तो ये कहाँ जा रहा है ये ट्रेड? ये ट्रेड इस तरीके से यहां तक हो रहा है। क्लियर है? इस रूट को, ये आपका, इस रूट से आपका जो ट्रेड है वो आपका हो रहा है। क्लियर है? और हमको ये है कि द्वीपों से भी ट्रेड होता है। महामार्ग में हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए जाता है। वहां से फिलीपींस, जो इंडोनेशिया वो जा रहा है। पनामा और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट सिटी है सिडनी, एक शहर है। 12,000 किमी का होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पोर्ट है। इसी पर आप देखेंगे एक पोर्ट पड़ता है होनोलुलु, ये बीच का पोर्ट है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। आप इधर से आए, आप इधर से आए, कहीं से भी आइए, ये आपको वहां पनामा का जो अगर ट्रेड कर रहे हैं उसमें एक आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट में दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा। क्लियर है? तो आपका पनामा के लिए एक जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो कौन सा है? होनोलुलु आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये आपका पनामा है ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, और स्वेज को मैंने आपको दिखा रखा है कि स्वेज कहाँ पर है, किस तरीके से। क्लियर है? ये आपको दिखाई देगा। एक बार देखिए इन आपके समुद्री महामार्ग को। चलिए देख लिया। तटीय नौसेना परिवहन स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता संसाधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या कह रहा है? समुद्री मार्ग एक विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है? और तटीय नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, यूरोप में सेगन देशों की स्थिति को नौ तटियों की दृष्टि से उपयुक्त है। एक सदस्य देश आपका 3 दूसरे देशों से तटीय को जोड़ता है। और तटवर्तीय नौ परिवहन की भांति विकास किया गया है। इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाले यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। कैसा है? स्थल जो भीड़ मार्ग है उनको हम कम कर सकते हैं। यानी कि समुद्री मार्ग एक ऑप्शन है लैंड के भीड़ को कम करने के लिए। जो हम ट्रेड लैंड से करते हैं, अगर हम लोग उससे जल से करें तो एक तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा कि भीड़ भी कम होगी, ठीक, और समुद्र के रूट की जो मेंटेनेंस है, जो कॉस्ट है, वो भी नहीं आती है। क्लियर है? तो हमारा बहुत सारा पैसा भी हमको बचेगा और हमको इस दिशा में खोज करनी चाहिए। अब भारत सरकार क्या कर रही है? अंतर्देशीय, क्लियर है, रूट बना रही है। जैसे
गंगा का बनाया है, हुगली नदी का बनाया है, गोदावरी कृष्णा को डेवलप कर रही है, ताकि क्या हो सके, सब जो व्यापार है वो अब रोड के अलावा जल माध्यम से भी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सरकार सारे प्रयास कर रही है, ठीक है। और आप इन दोनों महामार्गों को देखिए, क्लियर है कि किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक। आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप पूरे को गौर करके देखिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा, नो परिवहन की नहरें, अभी हम दो नहरों की चर्चा कर रहे थे, एक पनामा और स्वेज नहर। स्वेज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मानव निर्मित वाहन नहरें हैं, यानी कि ये नेचुरल वेस नहीं है, इनको मानव ने बनाया है। नहरें हैं और जल मार्ग हैं जो पूर्व एवं पश्चिमी दोनों के लिए प्रवेश द्वार का काम करती है। कैसे हैं? पूर्वी और पश्चिमी विश्व के लिए क्या है? प्रवेश द्वार, एंट्री गेट का काम। अगर आप स्वेज नहर की बात कर रहे हैं तो आप पूर्व से बढ़िए और पश्चिम को निकल जाइए, ऐसे ही आप अटलांटिक ओशन से बढ़िए और पैसिफिक ओशन में पहुंच जाइए। क्लियर है? तो नहरों ने भी, जो मानव निर्मित नहर हैं, उन्होंने भी व्यापार को सुगम करने में अपना इम्पोर्टेंस निभाया है। क्लियर है? और आप जानते हैं वो नहर कौन कौन सी हैं? तो एक तो ये है पनामा कैनाल और ये है आपकी स्वेज नहर, इन दोनों की हम बात। तो कल हम इस पर आपका विस्तृत से आपका चर्चा करेंगे कि कहाँ पर पनामा है, कहाँ पर स्वेज है, खुली कब है, इन सबको हम लोग आपका विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।